ठीक है ना। अब देखें कि जो ट्रेकियोस्टमी है कितने टाइप्स की होती है। ट्रेकियोस्टमी देखो याद रखो ये दो टाइप्स की होती है। एक वो होती है जो इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी जिसको कहते हैं, और दूसरी इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी जिसको कहते हैं, और दूसरी वो होती है जो इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी कहते हैं जिसको। आपको पता है ना इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी के सिचुएशंस हेड एंड फेस ट्रामा हो गया, पॉइजनिंग वगैरह में जिस तरह के हम इमरजेंसी में लेके जाते हैं ना पेशेंट को, ट्रेकियोस्टमी करते हैं, उसको इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी फिर इसकी इंडिकेशंस डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी में हम पेशेंट को कोई ट्यूमर वगैरह होता है और पेशेंट को सोचते हैं कि हाँ भाई अगर इसका हम ऑपरेट करेंगे तो इसकी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो उस केस में पेशेंट को हम इलेक्टिवली ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ठीक है ना। तो मज़ीद ट्रेकियोस्टमी की टेक्निक में जाने से पहले देखें कि ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स कितने किस्म की होती हैं। ठीक है ना। मिसाल इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी के हवाले से याद रखें, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड पेपिलोमा एक ऐसा ट्यूमर है लेरिंग्स का, ठीक है ना। इस लेरिंग्स वाले जो इसको अगर आप ऑपरेट करना चाहें, ठीक है ना, तो ऑपरेट करना चाहें तो आपको ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की ट्रेकियोस्टमी फिर इलेक्टिव होगी, ये सर्जिक इमरजेंसी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर एक और मिसाल दे दूँ, सी ए लेरिंग्स कार्सिनोमा लेरिंग्स दूसरी मिसाल है ये। इसमें भी पेशेंट को हम इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी जो कि परमानेंट ही होती है, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कितने हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स आ गए। हमारे पास आ गई एक पेपिलोमा, ठीक है ना, चाइल्डहुड पेपिलोमा, ठीक है ना। चाइल्डहुड पेपिलोमा में हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कार्सिनोमा लेरिंग्स में, सॉरी इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल अगर आप ले लें तो सुपुरेटिव पेरोटाइटस में भी हम इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और मिसाल ले लें सिस्टिक हाइग्रोमा में भी आप इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी कर सकते हैं। और क्या मिसालें बताऊं आपको, और क्या मिसालें बताऊं, और लो तो लुडविग्स एंजाइना, ठीक है, और लुडविग्स एंजाइना में भी आपको हो सकती है इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। अब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स देखें कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले देखें फुलर्स बाईवॉल्व्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है एक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक आउटर ट्यूब होती है और इसमें एक इनर ट्यूब होती है, ठीक है ना। आउटर ट्यूब जो होती है वो बाईफ्लेंज्ड होती है। जो आउटर ट्यूब होती है ना बाईवॉल्व फुलर्स की, वो होती है बाईफ्लेंज। इसका फ्लेंज 1 फ्लेंज 2, तो ये इसमें 2 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो 2 फ्लेंजेस होने की वजह से इंसर्शन ईजी होती है, ठीक है। फ्लेंजेस होने की वजह से इंसर्शन ईजी होती है इस आउटर जो फुलर बायोवाल्व जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, जो अब इनर ट्यूब है ये लंबी होती है, इट इज़ लॉन्गर, और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक ओपनिंग होती है। लॉन्गर जो इनर ट्यूब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक ओपनिंग होती है। तो बस इतना सा याद रखें फुलर्स बायोवाल्व ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के। क्या याद रखेंगे, 2 आउटर और इनर ट्यूब्स होते हैं। आउटर ट्यूब के 2 फ्लेंजेस होते हैं जो इंसर्शंस को आसान कर देती है, और इनर ट्यूब लंबी होती है जिसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास जैक्सन्स ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है। इसके फिर आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब और एक ऑब्चुरेटर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास रेड रबर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, पीवीसी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ठीक है। इस तरह की 3-4 किस्म की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स हैं। अच्छा, याद रखें कि जो मॉडर्न जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक जो होता है लेस इरिटेंट, देखें लीस्ट इरिटेंट होता है ये प्लास्टिक, ठीक है। सॉफ्ट होता है और डिस्पोजेबल होता है, जैसा कि हम पेशेंट्स का डालते हैं ट्रेकियोस्टमी ट्यूब और फिर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, दे हैव एन इन्फ्लेटेबल कफ, उसमें एक
इन्फ्लेटेबल कफ होता है, ठीक है, जो कि ठीक है ना, इन्फ्लेटेबल कफ होता है जो कि असिस्टेड वेंटिलेशन को ईजियर करा देता है, ठीक है। अच्छा, कफ शुड बी डिफ्लेटेड एट रेगुलर इंटरवल। ये जो कफ होता है ना, देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो कफ होता है इसको डिफ्लेट करते रहना चाहिए, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, इसको डिफ्लेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ये फिर क्या करता है, ये अगर डिफ्लेट ना होना तो कंटिन्यूस ट्रेकियल प्रेशर, ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर लगता है और ट्रेकियल प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है। तो आप इसको रेगुलर इंटरवल्स में डिफ्लेट करेंगे ना तो हम रोक सकते हैं किस पॉइंट, किस कॉम्प्लिकेशन को, ट्रेकियल प्रेशर नेक्रोसिस को, ठीक है ना। याद रखो, फॉर असिस्टेड वेंटिलेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है, एंडोट्रेकियल जो हम मुंह से डालते हैं, वो 7 दिन तक रहती है बस। अगर किसी पेशेंट को असिस्टेड वेंटिलेशन आप दे रहे हो तो ईटीटी जो है 7 दिन तक रखेंगे। 7 दिन के बाद आपको मजबूरन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब ही डालनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो इंसिजन्स हैं, देखें अब ट्रेकियोस्टमी के लिए आप कौन कौन से इंसिजन्स देंगे। 2 किस्म के इंसिजन्स हैं ट्रेकियोस्टमी में यूज़ होते हैं, एक वर्टिकल मिड लाइन इंसिजन होता है और एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है। अब वर्टिकल मिड लाइन इंसिजन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज अबव टू नीचे स्टर्नल नोच, जो स्टर्नल नोच है ना, यहाँ से यहाँ तक हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इंसिजन है वर्टिकल मिड लाइन, यूज्ड इन बोथ ER एंड इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी में ये वर्टिकल मिड लाइन यूज़ होता है, ठीक है। रैपिड एक्सेस आती है इससे लेस डायसेक्शन के साथ, पुअर स्कार, उसमें देखें इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है कि कॉस्मेटिकली ये ठीक नहीं होता वर्टिकल मिड लाइन, ठीक है, क्योंकि देखो ना, जो लैंगरहैंस लाइंस आप देखें नेक पे तो ऐसे जा रही होती हैं ऐसे, तो इस पॉइंट पे आप इस तरह इंसिजन देंगे तो थोड़ी सी ख़राबी तो होगी ना, स्कार फॉर्मेशन होगी। अगर आप इस तरह इंसिजन देंगे तो इसमें बेटर हीलिंग, बेटर स्कार, कॉस्मेटिकली बेटर वो रहता है। तो ट्रांसवर्स इंसिजन वी डू अलोंग लैंगरहैंस लाइंस, तो इसका कॉमन सेंस क्या है कि इसमें स्कार कम बनेगा, ठीक है ना। इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी में मोस्टली हम ट्रांसवर्स इंसिजन्स देते हैं। कहाँ करेंगे ये ट्रांसवर्स इंसिजन आप कहाँ करेंगे, याद रखें, ट्रांसवर्स इंसिजन 2 फिंगर ब्रेथ्स अबव स्टर्नल नोच, अबव ये स्टर्नल नोच के 2 फिंगर ब्रेथ अबव यहाँ आके आपने ट्रांसवर्स इंसिजन देना है। कितना लेंथ का देना है, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर स्टर्नल नोच के 2 फिंगर ब्रेथ्स ऊपर, 2 फिंगर ऊपर करके, ये देखो मेरी 2 फिंगर्स ऊपर करके 5 सेंटीमीटर का अपने ट्रांसवर्स इंसिजन देना होता है, ठीक है ना। कॉस्मेटिकली ये ट्रांसवर्स वाला बेटर रहता है, ठीक है, सही है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि वर्टिकल मिड लाइन में हमने देखा कि इट इज़ यूज इन बोथ इलेक्टिव एंड ER सर, दोनों की दोनों ट्रेकियोस्टमी, इलेक्टिव एंड इमरजेंसी एंड इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी में वर्टिकल मिड लाइन यूज़ होता है। लेकिन ट्रांसवर्स इंसिजन हमने सिर्फ देखा कि ये इलेक्टिव जो है ट्रेकियोस्टमी में यूज़ होता है। ट्रांसवर्स इंसिजन में याद रखें एज़ कम्पेयर टू जो वर्टिकल मिड लाइन है, इसमें रैपिड एक्सेस इतनी नहीं होती ट्रांसवर्स इंसिजन में, याद रखें ये पॉइंट। और ठीक है ना, अब देखें कि हम ट्रेकियोस्टमी की टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी टेक्निक देखें, अगर स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है, और हम लोकल में ये काम करेंगे, ठीक है। लोकल अगर इमरजेंसी कुछ ज़्यादा ही है तो हम फिर लोकल भी नहीं देते इस केस में, पॉइंट्स याद रखें, ठीक है। अब लोकल कितना देना है, लोकल इतना देना है कि जो शॉर्ट हम ना, शॉर्ट जो स्वेलिंग शॉर्ट ना बने। शॉर्ट से क्या होता है, इंसिजन लाइन आपको नज़र नहीं आती और आपको गलत जगह पे इंसिजन लग सकता है, मतलब मिड लाइन देना होता है ना हमने, तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही लोकल देंगे तो वो मिड लाइन नहीं बनता, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखें, अगर किसी पेशेंट को सीवियर हेड एंड नेक ट्रामा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में सस्पेक्टेड होता है सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, तो हम उस केस में ट्रेकियोस्टमी की बजाय क्रिकोथायरॉयडोटमी को प्रेफर करेंगे,
ठीक है। किसको? ट्रेकियोस्टमी की बजाय, ट्रेकियोस्टमी हम इसकी बजाय क्रिकोथायरॉयडोटमी को प्रेफर करेंगे नाउ। ठीक है, पेशेंट को हमने सुपाइन लेटाना है, ठीक है, और पैडिंग रखनी है नेक के नीचे। ठीक है, एक कैसे रखनी है? नेक को हाइपर एक्सटेंड करना है। कैसे? नॉर्मल सलाइन की बोतल भी रख सकते हो, सैंड बैग भी रख सकते हो। ठीक है, अब ये नेक है, ये नेक है, हेड है, नेक है, इस तरह। ठीक है, तो इस जगह में रखोगे, इस जगह में सैंड बैग वगैरह, तो ये ऐसे गिर के ही हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक एक्सटेंशन तो हो गई, लेकिन नेक जो होनी चाहिए वो मिड लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, मिड लाइन में होनी चाहिए। सही है। अब ये नेक है, यहाँ पे बॉर्डर्स बराबर कर दें मिड लाइन में। ऐसा ना हो नेक लुढ़क के इस तरफ आ गए, एक्सटेंडेड तो हो लेकिन इस तरफ आ गए, ऐसे नहीं, मिड लाइन में नेक होनी चाहिए। ये दो बातें, ओके। इससे क्या होगा? ये दो बातें लाजमी। इससे क्या होगा? इससे देखो, हम क्या करेंगे, फ्री हैंड के लेफ्ट हैंड से थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज को पैल्पेट कर सकेंगे प्रॉपरली। ठीक है ना? बिटवीन कैसे? ये देखें, इस तरह बिल्कुल ऐसे अपना जो फ्री हैंड है इसमें इसके थंब और इंडेक्स फिंगर से थायराइड पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, इसकी ये नेक है और ये हेड है, ये पेशेंट हम इधर खड़े हैं, तो इसको हम यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज को फ्री हैंड से। इसका ये फ़ायदा है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये फ्री हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर के होंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो बात है पैल्पेशन विद द फ्री हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, अब जो ऑपरेशन होता है, ये जो ट्रेकियोस्टमी वाला प्रोसीजर होता है, डिफ़िकल्ट होता है। याद रखो, किस केस में डिफ़िकल्ट होता है? स्मॉल चिल्ड्रन में डिफ़िकल्ट होता है, ओबीस पेशेंट्स में डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में ये है फ्री हैंड के ये मूवमेंट से क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड को हम आसानी से पल्पेट कर पाएँ तो ऑपरेशन भी आसान रहेगा। ठीक है, अब क्या हम करेंगे? सबसे पहले नेक एक्सटेंड हो गया, नीचे हमने सैंड पैड्स रख दिए, सैंड बैग्स। अब वर्टिकल इंसिजन देना है। ठीक है, नेक के इर्द गिर्द वर्टिकल इंसिजन देना है। अब कहाँ से कहाँ तक ये वर्टिकल इंसिजन देना है? इंसिजन देना है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ऊपर थायराइड कार्टिलेज है ना, ठीक है, नीचे सुप्रास्टर्नल नोच है, थायराइड कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे से। ठीक है ना? तन रखे अन लिखियन के इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज लिखियन बेले मजा। ठीक है ना? अगर थायराइड कार्टिलेज इंफीरियर एस्पेक्ट जो दाथियन लेकिन बस पड़े से सरबीर के को वर्टिकल मिड लाइन इंसियन नो एक्सटेंड हन वो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो गे स्टर्नल नो चट्ठंग एक्सटेंड हन ते पड़े से सही है। ठीक है ना? तो उनको कोकिंग कौन सही लिखियन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि देखें नीचे सुप्रास्टर्नल नोच है, ऊपर ये है थायराइड कार्टिलेज। पहले हिसाब हो जाए थायराइड कार्टिलेज, अच्छा सर भी हिसाब हो जाए क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो इस इंसिजन को फिर डीपर करना है। ठीक है, डीपर कैसे करना है? स्किन हमने ऐसे मिडलाइन दिया, फिर खोल के डीप फेशिया थोड़ा सा, फिर नीचे जाके स्ट्रेप मसल्स, यानी कि जिनको इंफ्राहेड मसल्स या स्ट्रेप मसल्स जिक्तियन बेले मजा अनु मसले लिखिए, इंफ्राहेड मसले लिखिए, SRB मजा स्ट्रेप मसले लिखिए। ठीक है ना ने? तो आए थे। ठीक है ना ने नोटंग उठचोकिन। ठीक है, आल्टंग उठची। तो याद रखो, इस पॉइंट पे हेवी ब्लीडिंग हो सकती है जब ये इंसिजन आप दे रहे हैं और सुप्रास्टर्नल नोच तक इंसिजन हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। इफ़ नेक इज़ कंजेस्टेड हो, यानी कि नेक कंजेस्टेड हो और पेशेंट जो है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फुल ब्रीदिंग करने की कोशिश में फुल जोर लगा रहा हो, तो इस जगह में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन याद रखो, आपने कोई भी स्टेप, जो सर्जन है उसने कोई भी स्टेप नहीं लेना है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सर्जन अपना काम करता रहे, डायसेक्शन और नीचे ट्रकिया तक पहुंचने का काम करता रहे। ठीक है ना? हाँ, अलबत्ता जो असिस्टेंट है वो इसको सक्शन कर सकता है और उससे ठीक है एक क्लियर व्यू दे सकता है। ठीक है, लेकिन सर्जन से को इस ब्लीडिंग से बिल्कुल इग्नोर करके आगे जाना है।
ठीक है। अब जो सर्जन है वो फील करेगा अपने इंडेक्स फिंगर से कि अंदर क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ है, ठीक है। देखो हमने इंसिजन दिया, स्किन इंसिजन थायराइड कार्टिलेज से लेके स्प्रस्टर्नल नोज तक इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर हम अंदर जब गए तो हमने सर्जन से फील किया कि क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ है इसकी, ठीक है। याद रखो, अगर तो कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है, ठीक है ना, अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो अनदर वर्टिकल इंसिजन हम देंगे। एक इंसिजन तो हमने स्किन पे दिया था, अंदर जाके क्रिकॉइड कार्टिलेज को फील करके ज़्यादा इमरजेंसी है तो एक और वर्टिकल इंसिजन देंगे ट्रेकिया के, कहाँ पे, C2, 3 एंड C3 234 पे, ट्रेकिया के 234 C2, 3 एंड 4 पे। याद रखो, ये इंसिजन हम थायराइड के इस्दमस के बारे में सोचे बगैर ही देते हैं। कट गया तो कट गया, ठीक है, तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो, ठीक है ना, कट गया तो कट गया, तो इंसिजन, ठीक है, जैसे दे सकते हैं, ठीक है। फिर ब्लेड को एक बार इंसिजन दिया, अच्छा, ब्लेड को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं। ऐसे करके इंसिजन देके ब्लेड अंदर जाएगा ना, फिर इसको ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं और ट्रेकिया को ओपन कर देते हैं। और ये ज़्यादा ही हमारे पास ER हो, ज़्यादा ही ER हो तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। याद रखो, इस पॉइंट पे पेशेंट कफ कर सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे पेशेंट कफ कर सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपने फ़ौरन बॉडी डाली हुई है ना, जो स्कैल्पल है, फिर साथ साथ जो ब्लीडिंग भी हो रही है वो अंदर ज़्यादा कफ कर सकता है, वॉयलेंट कफ हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि ब्लड ट्रेकिया में जा रहा है, साथ में ब्लेड भी ट्रेकिया में ही है। इस कफिंग से आपको अवेयर रहना है ऑलरेडी, ठीक है। और इस जब ये कफ कर रहे हैं ना, आपने स्कैल्पल को, ब्लेड को आपने जो है, ब्लेड को आपने मिसप्लेस नहीं करना, उसी पॉइंट पे रखना है दोनों फिंगर्स के साथ, इस तरह ब्लेड को, ठीक है, ठीक है। स्कैल्पल, रोज और स्कैल्पल, गिव मी द स्कैल्पल प्लीज़, ठीक है। ट्रेकिया से ये बाहर नहीं आना चाहिए आपका स्कैल्पल उस टाइम जब पेशेंट सीवियर कफ करें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एनी फॉर्म ऑफ अवेलेबल ट्यूब जो ट्रेकिया में डाल सकते हैं आप। ये तो मैं उसकी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमरजेंसी है, ठीक है। और जो सिक्रीशंस भी सक करनी चाहिए, ठीक है, जो सिक्रीशंस हो वो भी सक करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार एयरवे सिक्योर हो तो हेमोस्टेसिस आप सिक्योर करेंगे और हेमोस्टेसिस आप सिक्योर करेंगे, ठीक है। अब अगर इमरजेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, पहले तो हमने देखा कि इमरजेंसी ज़्यादा है, ठीक है, अब इमरजेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है तो ट्रेकियोस्टमी हम फिर, यानी कि इस केस में जब इमरजेंसी, एक बार ट्यूब डालने के बाद इमरजेंसी कम हो जाएगी ना, ट्यूब डालने के बाद इमरजेंसी जब कम हो जाएगी तो हम ट्रेकियोस्टमी रीफेशन करेंगे, ठीक है, रीफेशनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टमी। अब अगर टाइम अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, क्रिकॉइड को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना, क्रिकॉइड कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करोगे, कहाँ कैसे, तो ठीक है, आइडेंटिफाई करने का फिंगर से ब्लंट डाइसेक्शन करोगे, ठीक है, कर सकते हैं। और क्रिकॉइड के इन्फीरियरली जो है, क्रिकॉइड के इन्फीरियरली और याद रखो, इस्दमस को मोबिलाइज़ करेंगे आप, ठीक है, जैसे राइट एंगल लगा के पेशेंट मोबिलाइज़ कर सकते हैं। और उसको हम क्लिप भी कर सकते हैं इस्दमस को, और डिवाइड का, क्लिप एंड डिवाइड द इस्दमस ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो ये टाइम है तो, ठीक है। इससे क्या होगा, हम ट्रेकिया को क्लियर कर सकेंगे बिफोर वर्टिकल इंसिजन, ठीक है ना। देखो, एक तो हमारे पास टाइम था ही नहीं, इमरजेंसी ज़्यादा थी, ठीक है। इस केस में हमने अनदर वर्टिकल इंसिजन दिया है विदाउट थिंकिंग अबाउट द इस्दमस, इमरजेंसी ज़्यादा थी, अनदर वर्टिकल इंसिजन दिया है विदाउट थिंकिंग अबाउट द इस्दमस। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रिकॉइड को आइडेंटिफाई किया फिंगर से, उसके बाद ब्लंट डाइसेक्शन थोड़ी सी करके अंदर क्रिकॉइड के इन्फीरियरली हम जा गए, ठीक है। वहाँ से फिर इस्दमस को हमने मोबिलाइज़ किया, मोबिलाइज़ करने के बाद उसको हम क्लिप भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, क्लिप एंड डिवाइड द क्रिकॉइड, ठीक है। इससे क्या होगा, अगेन हम ट्रेकिया को क्लियर कर सकेंगे बिफोर वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, ये सेकंड वाला वर्टिकल इंसिजन है, ठीक है। तो बिफोर वर्टिकल इंसिजन ट्रेकिया को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा,
अब हम इसमें जब ट्रेकिया में इंसिजन देंगे, सेकंड ट्रेकियल डायलेटर डालेंगे, इंसर्ट थ्रू द ट्रेकियल इंसिजन, जो सेकंड इंसिजन हमने इसमें दिया है। एट दिस पॉइंट अगेन कफिंग हो सकती है पेशेंट को, सो अपने आप को आपने बचाना है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। ER इतनी ज़्यादा नहीं, इसमें आप अपने आप को बचा सकते हैं। नाउ डायलेटर के बाद ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करेंगे और डायलेटर हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, कफ को एयर सिरिंज से हम इन्फ्लेट करते हैं, हम टाई करते हैं कफ्स को, ठीक है। व्हेन द सर्जन टाइज, असिस्टेंट शुड प्लेस द हैंड्स ऑन द ट्रेकियोस्टोमी, यानी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के ऊपर एक बंदे का हाथ होना चाहिए जब वो नक के इर्द गिर्द हम टाई नहीं करते, जो पट्टी जो होती है उसका वो, ठीक है। तो ताकि एक बंदा ट्रेकियोस्टोमी पे हाथ रखेगा ना तो ट्रेकियोस्टोमी मिसप्लेस नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, या फिर असिस्टेंट टाई करे और सर्जन उस पर हाथ रखे, ठीक है, क्योंकि हाथ रखने वाला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, बांधने वाला काम तो नहीं, ठीक है। याद रखो, टेप्स पट्टी जो कि हम नेक के इर्द गिर्द बांधते हैं ना, उस वक्त वो बांधने से पहले लाजमी है, बहुत लाजमी है कि आप नेक के नीचे से सैंडबैग और नॉर्मल सेलाइन की जो बॉटल है ये हटा लें और नेक को फ्लेक्स करें, क्योंकि हमने नेक को पहले हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन पे रखा था ना, तो अब हमने फ्लेक्स करके फिर बांधना है। इससे क्या होगा, देखो, अगर आप नेक को फ्लेक्स नहीं करेंगे और एक्सटेंडेड पोजीशन पे आप पट्टी बांध लेंगे तो वो पट्टी जब पेशेंट बाद में नेक फ्लेक्स तो करेगा, जब फ्लेक्स करेगा तो वो पट्टी ढीली पड़ जाएगी और ट्रेकिया जो है वो मिसप्लेस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखो, हम जो ER में करते हैं, पेशेंट को नेक को रेडी करते हैं, ठीक है, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करते हैं, फिर क्या करते हैं, मिड लाइन इंसिजन देते हैं, ठीक है, मिड लाइन इंसिजन देते हैं, ब्लड को रोकने के लिए मॉप करते हैं, फिर क्या करते हैं, फेशिया को सेपरेट करते हैं, फिर नीचे मसल्स आते हैं। मसल्स को हम क्या करते हैं पता है, मसल्स को हम राइट एंगल्स नहीं है, राइट एंगल्स लगा के ऐसे खींचते हैं, फिर नीचे ऐसे आर्टरी से खोलते हैं, फिर राइट एंगल अंदर जाता है, फिर खोलते हैं, फिर राइट एंगल अंदर जाता है। इस तरह आर्टरी फोर्सेप्स और राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, करते जाते हैं जब तक हमारा ट्रेकिया नहीं आता। अगर इस बीच में आपका थायराइड आ रहा है तो हम थायराइड को एक और राइट एंगल से, जो OTA होता है उसको कहते हैं, कि इसको सर की तरफ, आँखों की तरफ ऐसे ऊपर से ऐसे मुंह की तरफ ऐसे खींचता है उसको, थायराइड के इस्दमस को जब खींचता है तो हम नीचे क्या करते हैं, निक देते हैं, सिर्फ निक, ऐसे निक देते हैं। निक देके हम ट्रेकिया को पियर्स करते हैं। पियर्स करने के बाद थोड़ा सा जो पियर्सिंग बढ़ा के एक्सटेंड करके, ये अब पियर्स बन गया ना, इस तरफ भी एक आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ते हैं, इस तरफ भी एक आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ते हैं और ऊपर से ट्रेकिया इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह पूरा हमारा जो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना।